तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं अपना आंसर राइटिंग प्रोग्राम। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम में सबसे पहले जो हम पेपर कवर करेंगे वो है एथिक्स। एथिक्स की आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एथिक्स ऐसा पेपर है जिसमें केवल आप आंसर राइटिंग अच्छी कर लें तो 120 प्लस ला सकते हैं। एथिक्स और ऐसे दोनों ऐसे पेपर्स हैं जो अकेले दम पे आपको मेरिट लिस्ट के अंदर पहुंचा देंगे। बाकी उसके बाद आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है। तो और एथिक्स जो है, एथिक्स में भी जो आंसर राइटिंग होती है वो एक टाइप की नहीं होती, इसमें 3 टाइप की आंसर राइटिंग चाहिए होती है, क्योंकि 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसके कंपैरिजन में बाकी पेपर्स को देखेंगे, GS1, GS2, GS3, तो उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपके एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास नॉलेज होती है, आप लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में आपको सबसे पहले तो पेपर का पैटर्न मालूम होना चाहिए। सेक्शन ए में क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस, उससे क्वेश्चन आते हैं। वो 10 मार्क के क्वेश्चन होते हैं और उन्हीं में 3 क्वेश्चन होते हैं कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसके लिए एक अलग से टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, मॉरल थिंकर्स एंड व्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो वहां से भी आपको कोड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और हो सकता है, और अक्सर ऐसा होता ही है, कि जो हम लोग पेपर लिखने जाते हैं वहां पे हम लोगों ने कोड्स लाइफ में पहली बार सुने होते हैं। तो ऑन द स्पॉट आपको आंसर अपना जनरेट करना आना चाहिए। और वो आप आंसर तभी जनरेट कर सकते हो जब आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रांग हो। तो 2 चीजें तो ये हो गई कि सेक्शन ए में आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और कोड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये दोनों भी आंसर राइटिंग से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग यहां से शुरू करेंगे। इसमें जो भी आप थ्योरी पढ़ते हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस, रोल ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज चिल्ड्रंस, वो उसके अलावा एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, और फिर नीचे जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, सिटीजन चार्टर, ये वाले होते हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। ये 10 मार्कर्स होते हैं, 2 पेज आपको मिलते हैं लिखने के लिए। और इसके बाद जो आपका तीसरा सेक्शन होता है वो होता है आपका केस स्टडीज का। केस स्टडीज जो होती हैं वो, उसमें आपको 5 पेज मिलते हैं। वो नॉर्मली आपकी बड़ी होती हैं। 5 पेज लिखने का मतलब है कि आपको अच्छा खासा उसमें, तो जो 250 यहाँ पे 200 वर्ड दिया होता है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे 300-400 वर्ड लिखना पड़ेगा आपका। तो ये 3 होती हैं। आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि पेपर किस तरह का आता है। क्वेश्चंस की अगर आप बात करोगे, मतलब मार्क्स की बात करोगे, तो 120 मार्क्स के केस स्टडीज आती हैं। 6 केस स्टडीज होती हैं आपकी सेक्शन बी के अंदर। ये सेक्शन बी है पूरा। और सेक्शन ए में आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो 120 यहां हो गया, 130 इधर। तो 30 मार्क्स के आपके कोड बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं और 100 मार्क्स के आपके थ्योरी बेस्ड रहते हैं। तो ये तो आपका डिवीजन हो गया पेपर का मार्क के टर्म्स में कैसा होता है। और ऐसा नहीं है कि ये 30 मार्क्स है तो आपको इस पर कम मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी इक्वली डिमांडिंग है। यहाँ पे भी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि कई कोट्स ऐसे होते हैं आप पहली बार सुनेंगे या पहली बार उसको क्या कहते हैं देखेंगे, तो आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है कि थिंकर बोल क्या रहा है। और फिर आपको एथिकल टर्म्स में आपके जो एथिक्स की टर्मिनोलॉजी होती है, जो कीवर्ड्स हैं, उसको यूज़ करते हुए, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को लेते हुए, या फिर आपके कोई आपके अपने बनाए हुए एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे लिखना पड़ता है। और ये जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन, जो थ्योरी है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले के टाइम पे जब पैटर्न चेंज हुआ था, सिलेबस चेंज हुआ था, उस समय यहाँ पे आपके सिंपल क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोड एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशनल वैल्यूज विच आर रिक्वायर्ड इन द सिविल सर्विस, इस टाइप के आते थे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अगर आप 2003 और 2004 का पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस की क्वालिटी कितनी ज़्यादा
चेंज हो चुकी, चेंज तो मैं सिंपल टर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का जो लेंथ है वो, और 4 लाइन में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, साथ में उसमें डीप में पूछ रहा है आपको। सिंपली आप इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अब नहीं पूछी जा रही, सिंपली एटीट्यूड क्या होता है ये नहीं पूछा जा रहा है आपसे, एम्पैथी सिंपली नहीं पूछा जा रही है। एम्पैथी का आप पर्टिकुलर यूज़ कैसे करोगे, एम्पैथी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा आप दूसरे सेक्टर्स में, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर्स में भी क्या क्या यूज़ हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। और हम लोग जब अब शुरू करेंगे आंसर राइटिंग, तो यहाँ पे एथिक्स एक ऐसा पेपर है जहाँ पे जो टॉपर्स की अगर आप कॉपी चेक करोगे तो अच्छी आंसर राइटिंग के बेसिस पे दे हैव गॉट मोर देन 120 मार्क्स, इवन सम ऑफ देम हैव गॉट 140 मार्क्स। तो ये 140 मार्क्स जो है, अगर आप बाकी के तीनों के जीएस पेपर्स में कंपैरिजन करोगे तो किसी पेपर में आपको 140 नहीं दिलाता है, इनफैक्ट 120 भी लाता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 110 या 115 इस तरह के होते हैं। तो एथिक्स का पेपर आपका सुपर इंपॉर्टेंट पेपर होता है अगर आप मेंस क्लियर करना चाह रहे हो। तो हम लोग अपनी आंसर राइटिंग शुरू करते हैं थोड़ा सा इस बैकग्राउंड के साथ, और हम लोग लेते हैं 2024 का पेपर। और इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन बहुत जो पहला क्वेश्चन है, मतलब आज हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसी क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे यूपीएससी डिमांड क्या कर रही है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब एथिक्स का पेपर है तो यहाँ पे सब चीज़ें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मॉरल पर्सपेक्टिव, इस अंदाज में ही पूछी जाती हैं। तो आपको यही, और एथिक्स होता क्या है, एथिक्स होता है सिंपल, इट इज अ स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इस सिंपल डेफिनेशन है। तो मतलब आपको यहाँ पे आपकी जो बाकी की जीएस की नॉलेज है वो थोड़ी सी साइड में रखनी पड़ेगी, और चीज़ों को एथिकल मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत है, और यूपीएससी उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा ही होगा, जैसा कि ऑब्वियस है, अगर आप यूपीएससी का सीरियस हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्योंकि पेपर 3 में बहुत पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पूछा गया है, कई बार इसके ऊपर एमसीक्यूज आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है वो आपके बाकी पेपर से काफ़ी अलग है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब आप यूज़ करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, तो फिर आपका, तो ये जो एप्लीकेशन आप हो रहा है, ये यहाँ पे इनका मतलब है डिबेटेबल इशू। डिबेटेबल इशू का मतलब कि ये अभी पूरी तरह से एरर प्रोन नहीं है, पूरी तरह से आपका एरर फ्री नहीं है ये। तो इस वजह से मतलब आपको, तो पहली बात तो ये जो आपका इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसके की टर्म्स आपको जानना जरूरी है कि ये की टर्म्स यहाँ पे क्या क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका की टर्म है, क्योंकि इसके बारे में तो पूछा ही गया है, ये आपका मेन टर्म है, लेकिन सेकेंडरी की टर्म्स और कौन कौन से हो सकते हैं। एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट, जैसे आप कोई डिसीजन लेते हो, तो जब डिसीजन आप लेते हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई आदमी डिसीजन ले रहा है, तो उसके लिए कई सोर्स ऑफ इनपुट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसीजन लेने से पहले कि पॉलिसी क्या है, पॉलिसी का इनपुट रहेगा उसके पास। लॉ क्या है, वो लॉ के अलावा जाके डिसीजन नहीं ले सकता कोई। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या हैं, या आपका कंटेक्स्ट क्या है, वहां पे आपका सोशल कंटेक्स्ट जो होता है, सोशल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट क्या है, रूरल है, अर्बन है। जो सॉल्यूशन एआई आपके अर्बन सेटिंग्स के लिए देगा वो हो सकता है आपके रूरल सेटिंग्स में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यहां पे क्या कहते हैं, अब इन्हीं में एक चीज और जोड़ दी गई है कि एआई की जो अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में
जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में जो इनपुट आ रहे हैं उसमें से ये सारे इनपुट हैं और ये इनपुट जाएंगे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में। तो ये पूछा गया है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन कोई ले रहा है तो उसमें किस हद तक वो एआई के ऊपर डिपेंड कर सकता है। और क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इज अ डिबेटेबल इशू, मतलब क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि एआई का यूज करना एज एन इनपुट इज अ डिबेटेबल, मतलब इस पर डिबेट की जा सकती है। इट इज नॉट समथिंग विच ऑन विच यू कैन फुली रिलाई ऑन। तो यहां पे इन्होंने एथिक्स एआई के बारे में एक डाउट क्रिएट कर दिया है आपके मन में कि आप इसको एज अ कंफर्म्ड या फिर एज अ फुली रिलायबल सोर्स के रूप में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। इट कांट बी यूज एज अ फुली रिलायबल सोर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। साथ साथ यहां पे ये भी बोला गया है फॉर रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का खास बात क्या होती है, मार्क्स वेबर ने बोला है कि वो लीगल रैशनल टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी होती है। लीगल रैशनल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी मतलब ये कि जो भी एक्शन वो लेगा या जो भी वो पॉलिसी बनाएगा, जो भी डिसीजन लेगा वो लीगली जस्टिफाइड होगी। इट शुड बी बेस्ड ऑन सम लीगल स्टैंडिंग, देयर शुड बी अ लॉ बिहाइंड दैट डिसीजन। दूसरा रैशनल, रैशनल का मतलब ये कि वो फ्री ऑफ इमोशन डिसीजन लेगा, वो आपके रैशनल बेसिस पे, साइंटिफिक बेसिस पे डिसीजन लेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा डिसीजन लेता है, लीगल किस टाइप का है, लीगल रैशनल है तो वो लीगल रैशनल डिसीजंस भी। तो यहां पे यही वो बात की गई है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग की जा रही है तो वहां पे आप एआई के ऊपर किस हद तक रिलाई कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में एक खुद ही बोला गया है इट इज अ डिबेटेबल इशू। डिबेटेबल इशू का मतलब है कि क्वेश्चन ने अपने आप ही एक डाउट क्रिएट कर दिया है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव सिंपल ले मैन टर्म समझे तो क्वेश्चन आपसे एआई का जब यूज है इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग उसके प्रोस एंड कॉन्स पूछ, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो अगर सिंपल इसको बहुत क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर दें तो क्वेश्चन जो है वो हमसे ये पूछ रहा है, ये पूछना चाह रहा है, एक दूसरे टर्म्स में अगर लिखें तो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि यूज ऑफ एआई इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके क्या प्रोज हैं या क्या एडवांटेज हैं और क्या कॉन्स हैं। जब आप यहां देखोगे क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि इस स्टेटमेंट को आप क्रिटिकली एग्जामिन करो। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब यह है कि इसको एग्जामिन का मतलब जो कभी कभी यूपीएससी एग्जामिन पूछती है, कभी कभी क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब यह है कि इस स्टेटमेंट को आप इवैल्यूएट करो, एग्जामिन करो। इसका एग्जामिन जैसे कौन करता है, आपका कोई डॉक्टर है वो एग्जामिन करता है किसी रिपोर्ट को, आपका कोई लीगल प्रैक्टिशनर है वो एग्जामिन करता है किसी रिपोर्ट को, पढ़ता है फिर देखता है कि हाँ मैं केवल इसमें आपको केवल सिंपल क्या कहते हैं कि एआई के फायदे नहीं बताने, आपको एग्जामिन करना है कि भाई कितना ये यूजफुल है कितना नहीं यूजफुल। और साथ में एक टर्म क्या जोड़ा गया है, क्रिटिकली। क्रिटिकली जोड़ दिया गया है तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपको इसके जो कॉन्स हैं, जो डिसएडवांटेज हैं एआई के, उसके ऊपर अपने आंसर में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप इस स्टेटमेंट से फुली एग्री नहीं कर सकते। और क्रिटिकली एग्जामिन, जब एग्जामिन या क्रिटिकली एग्जामिन दिया गया है तो फिर आपको लास्ट में अगर इसमें को एआई को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आपको वे फॉरवर्ड भी बताना पड़ेगा और एक रास्ता दिखाना पड़ेगा अपने कंक्लूजन में। तो ये हम लोग देखते हैं कि एक आंसर राइटिंग में क्वेश्चन पढ़ते समय की टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा हो। यहां पे क्या था, क्रिटिकली एग्जामिन था हमारा मेन
क्रिटिकली एग्जामिन क्या है, आपसे सिंपल प्रॉज एंड कॉन्स भी नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप प्रॉज एंड कॉन्स बताओ और उसके बाद अपना ओपिनियन दो, अपना आंसर दो कि आपको क्या लगता है। तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब यही है कि आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे, क्रिटिकली इवेल्युएट करोगे इसको कि जो भी इसमें कमियां हैं वो कितनी हद तक आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती हैं और उसको सुधारा कैसे आ सकता है। तो जब भी आप क्रिटिकली एग्जामिन आपका लिखा है तो आंसर में जब आप कंक्लूजन दोगे तो सिंपल कंक्लूजन आपका नहीं चलेगा, आपको वे फॉरवर्ड सुझाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है और ये चीज़ें क्या कहते हैं इसमें सही करनी पड़ेंगी। वो हम लोग आगे चल के जब पूरा देखेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन समझने की बात है कि क्वेश्चन पूछा गया क्या गया है और क्वेश्चन में पूरा समझना आपको बहुत जरूरी है, तभी आपकी आंसर राइटिंग आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि इसमें स्टेटमेंट पूछा गया है। तो पहले हम लोग एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन में आपके कोई भी आंसर में तीन चीजें जो स्ट्रक्चर होता है उसका आप कैसे बनाओगे। आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, पहले इंट्रोडक्शन दोगे, फिर बॉडी रहेगी, फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन रहेगा। ये जो है आपका कोई भी आंसर लिखोगे, केवल एथिक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आपके सारे पेपर्स की बात हो रही है। तो ये नॉर्मली स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन लिखोगे 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का, फिर बॉडी लिखोगे, बॉडी के बारे में लिखोगे, जो आप क्वेश्चन पूछा गया वो आपके बॉडी में आ जाएगा। लास्ट में आप कंक्लूजन दोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, क्रिटिकली एग्जामिन चूंकि बात क्वेश्चन में पूछा गया है तो यहाँ पे कंक्लूजन जब आप दोगे तो कंक्लूजन में आपका वे फॉरवर्ड भी होना चाहिए और जो कमियां हैं एआई की उसके बारे में आपके सजेशन भी होने चाहिए, तब आपका आंसर जस्टिफाइड होएगा। तो ये चीज़ें जब हम लोग क्वेश्चन जैसा आएगा वैसा जब देखेंगे तो हम लोग उसके बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ पे की टर्म क्रिटिकल एग्जामिन था तो उससे आपका कंक्लूजन थोड़ा सा इफेक्ट होगा, तो हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया। क्वेश्चन समझा कि क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में आप किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है अपने आंसर को लिखने। ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन इससे आंसर लिखने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है क्या कहते हैं आपको एआई का क्या यूज़ है नहीं मालूम है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में, तो थोड़ी सी थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एआई का यूज़ हो सकता है। अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम एआई का यूज़ करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या क्या फ़ायदे होंगे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एआई इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। अब एआई की खास बात क्या होती है, एआई आपको मालूम है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन कॉग्निशन। जो कॉग्निशन की क्षमता होती है, जो कॉग्निशन की एबिलिटी होती है, जो केवल ह्यूमंस में आपको मिलेगी। कॉग्निशन मतलब कुछ सोचने समझने, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, एबिलिटी टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम्स, ये सारी क्या कहते हैं आपको एआई में भी मिलेगी, एक मशीन में भी मिलेगी। तो इट इज़ अ सिस्टम, इट इज़ अ प्रोग्राम, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ capable of cognition just like humans and it is also capable of taking decisions। तो ये उस टाइप का सॉफ्टवेयर, उस टाइप का प्रोग्राम है जो कि ह्यूमन के अकॉर्डिंग या ह्यूमन के जैसे कॉग्निशन कर सकता है। तो साथ साथ और ह्यूमन से कई कुछ एरिया में ये फास्टर कर सकता है, या ह्यूमंस के कंपैरिजन में कई जो प्रोसेस होता है डेटा, हमारा ह्यूमन माइंड क्या करता है, ये भी डेटा का प्रोसेस करता है। तो यही चीज़ एआई भी करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। लेकिन हमारा माइंड जितना डेटा को या हम जितना डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं उसके कंपैरिजन में ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता है और लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब एक
at a greater speed. It can process a large amount of data at a much higher speed than humans can do. तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मतलब कि ये मतलब एआई के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि एआई होता क्या है। अगर एआई आपको नहीं मालूम है तो वो साइंस एंड टेक में आप पढ़ते हैं, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि एक टाइप का प्रोग्राम है जो कि ह्यूमन कॉग्निशन की एबिलिटी रखता है। तो ये चीज़ हम लोग एआई में आपने CS के अपने पेपर 3 में पढ़ी होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे एआई के बारे में बात है, सिंपल सी। हमको केवल इतना जानना है एआई में के बारे में इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, एथिक्स के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज अब GS 3 में तो आप इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर आप लोग चैट GPT वगैरह यूज़ करते होगे तो वेल एंड गुड, आपने न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ग्रोक, गूगल का जेमिनी, एप्पल का सीरी, ये सब क्या कहते हैं एआई हैं। तो ये सब एआई सिस्टम्स हैं, एआई सॉफ्टवेयर हैं। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ। अब इसके अलावा ये आपके जनरल है जिसको हम लोग आम पब्लिक यूज़ करती है। इसके अलावा और भी GI होती हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं। तो ये एआई की बात थी। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पहले हम लोग मतलब क्वेश्चन आंसर राइटिंग से पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का कंटेंट कहाँ से आएगा या इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब एआई जो है, क्योंकि वो कई ज़्यादा आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता है और कई फास्टर डिसीजन ले सकता है। तो ये क्या कर सकता है, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। कैन enhances administrative efficiency and productivity। क्योंकि यहां पे क्या है, अगर कोई ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई इंसान बैठा है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आएगा तो हो सकता है कि वो क्या ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई ना कर सके, क्या पैटर्न्स से निकल के आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई ना करते, लेकिन एआई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बारे में क्या कहते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ पे कोई बीमारी फैल रही है, तो टाइमली डिटेक्शन नहीं कर सकता। वो सोचेगा कि क्या कहते हैं सैनिटेशन बेस्ड प्रॉब्लम होगी या फिर पब्लिक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से, लेकिन हो सकता है उससे ये मिस हो जाए कि यहाँ पे पेंडेमिक फैल रहा है। एआई उस पैटर्न को डिटेक्ट कर सकता है कि यहाँ पे भाई साहब पेंडेमिक फैल रहा है, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये चीज़ें चूंकि वो कर सकता है एआई ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर के कंपैरिजन में, तो वो क्या करे, उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी, वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और अगर कुछ एनोमलीज हैं तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं आपका एआई कर सकता है, जो कि ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर्स नॉर्मली उनसे मिस हो सकता है या फिर वो स्लो होंगे सब चीज़ों के बारे में। तो एआई जो है आपका, बिकॉज इट कैन डिटेक्ट इमर्जिंग patterns, trends and anomalies। ये चीजें क्या कहते हैं आपका एआई कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, जो डिसीजन होएगा, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन, आप अगर एआई ये सब चीज़ें पढ़ के आपको कोई डिसीजन बता रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे एक्ट करो, तो ये सारे डिसीजन जो हैं वो कैसे हैं, ये डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है। यहाँ पे डेटा को एनालाइज करके, डेटा को प्रोसेस करके फिर आपको एआई बता रहा है कि यहाँ पे ऐसा डिसीजन लो। फॉर एग्जांपल शहर में कहीं पे ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से एआई बता देगा, अर्बन प्लानर्स को बता देगा कि यहाँ पे रोड कम चौड़ी हैं या फिर यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो यहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा है, इस एरिया के लोगों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा कम है, तो
प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा होएगा। तो ये सब चीज़ें, ये ट्रेंड्स, ये पैटर्न्स, ये सब चीज़ें एआई डिटेक्ट कर सकता है। तो ये जो डिसीजन उसके बाद ले एआई के ऊपर आप जो डिसीजन आपको बताएगा वो डेटा ड्रिवन होगा। तो यह एआई जो है यहाँ पे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस करता है, क्योंकि वो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है। तो ये यहां पे एक बात होगी, पहला। दूसरा आपका क्या क्या हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी, आपको मालूम है कि वो इट इज़ नोटोरियस फॉर स्लो डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन बहुत धीमे धीमे लेती है और इसकी वजह से उसके बारे में बोला जाता है कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है पब्लिक की वेलफेयर नीड्स के लिए या पब्लिक की डिमांड्स के लिए, रिस्पॉन्सिव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे रोड टूट गई है, रोड क्या कहते हैं प्रॉब्लम आ गई है, ड्रेनेज सिस्टम क्लॉग्ड है, तो आपने सुना होगा उससे कई हफ्ते लगते हैं उसको सही होने में। तो कारण क्या है? इसीलिए बोला जाता है कि क्योंकि डिसीजन जो है वो धीमे धीमे लिए जाते हैं, डिसीजन एक रूल को फॉलो करके लिए जाते हैं, डिसीजन जो है वो एक प्रॉपर हिरार्की को फॉलो करके लिए जाएंगे, इसलिए डिसीजन मेकिंग जो होती है काफ़ी स्लो होती है। लेकिन जो पब्लिक, अगर आप एआई को क्या कहते हैं लगा दोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो एआई बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी फास्ट हो जाएगी। तो एआई जो है वो आपकी फास्टर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। आप इसके दम पे डिसीजन मेकिंग आपकी फास्टर हो जाएगी, फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी, और जिसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होएगा इट मेक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो आपकी बढ़ा देगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिवनेस है उसको ये बढ़ा देगा। उसके अलावा आपका दूसरा ये हो गया, तीसरा किस चीज में हेल्प कर सकता है आपका? प्रिडिक्टिव एनालिसिस। एनालिटिक्स, सॉरी, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ह्यूमंस माइंड पे रिलाई करते हैं या फिर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके पास नॉर्मली वो क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं, प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ का। कोई प्रॉब्लम अराइज हुई उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो यहाँ पे एआई क्या है, एआई क्योंकि फास्टर है एज कंपेयर टू ह्यूमन डिसीजन मेकर्स, तो इट कैन, वो इसके पास जो डेटा आ रहा है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको प्रोसेस करके इट कैन डू प्रिडिक्शंस। इट कैन डू ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस, इट कैन ऑल्सो डू प्रिडिक्टिव एनालिसिस। वो एनालाइज कर सकता है, रियल टाइम एनालिसिस कर सकता है, जैसे डेटा आ रहा है वैसे वैसे वो अपना एनालिसिस कर सकता है। जैसे आपका वो क्या सॉरी जैसे आपका उसके पास पॉलिसी डिसीजन, कोई पॉलिसी बनाई गई और एक पॉलिसी के कई आउटकम्स हो सकते हैं, तो वो डिफरेंट आउटकम्स को, आउटकम 1, आउटकम 2, आउटकम 3, आउटकम 4, सबको एनालाइज कर सकता है कि भाई ये आउटकम है, और आउटकम 1 होएगा तो क्या होएगा, आउटकम 2 होएगा तो क्या होएगा, और आउटकम 3 होएगा तो क्या होगा। इसके बेसिस पे वो आपको बता देगा कि जो आउटकम 1 है यहाँ पे क्या कहते हैं पब्लिक बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू आउटकम 2 एंड 3। तो ये प्रिडिक्शन करके आपको बता रहा है कि आप ये डिसीजन लो ताकि आउटकम 1 निकलता है यहाँ पे, और आउटकम 1 से पब्लिक को बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, पब्लिक की वेलफेयर नीड्स ज़्यादा सेटिस्फाई हो रही हैं।
तो वो क्या है, वो डिफरेंट सिनेरियोज को, पॉलिसी डिसीजन के जो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं उसको फोरकास्ट कर सकता है। इट कैन फोरकास्ट वेरियस सिनेरियोज ऑफ पॉलिसी डिसीजंस बाय इवैल्यूएटिंग वेरियस सिनेरियोज। एक पॉलिसी डिसीजन से अलग अलग सिनेरियोज निकल सकते हैं और वो सारे सिनेरियोज की बिफोर हैंड स्टडी कर सकता है। पहले से स्टडी कर लेगा कि अगर आउटकम 1 ये निकला या फिर सिनेरियो ये होएगा तो क्या होएगा, सिनेरियो क्या होगा 2 होएगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा, और उसके बेसिस पे वो बता भी सकता है कि सिनेरियो 2 या 1 में ज़्यादा फायदा मिल रहा है तो इसको परस्यू करो। और ये चीज़ जो होते हैं ह्यूमन डिसीजन मेकर्स नहीं कर सकते हैं। उनको क्योंकि वो फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, उनके पास वो डेटा नहीं होता है, का माइंड उस डेटा को समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ ये आउटकम ये निकलेगा, हम ये डिसीजन लेंगे तो आउटकम ये निकलेगा, डिसीजन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये आउटकम निकलेगा, डिसीजन को चेंज करेंगे और चेंज करेंगे तो आउटकम 3 निकलेगा। तो वो क्या कहते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं फिर उसका आउटकम निकलता है, उसको देखते हैं उसमें कुछ कमी होती है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। वो प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, वो रिएक्शन करते हैं उसको। ये जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस होती है ये केवल आपका एआई कर सकता है। एआई डिफरेंट सिनेरियोज को फोरकास्ट करके सबके सिनेरियोज को एनालाइज करके और जो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो होता है उसको बताता है कि ये बेस्ट केस सिनेरियो है। उसी के बेसिस पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। तो ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी कर सकता है, मतलब एंटिसिपेट कर सकता है। इट कैन एंटिसिपेट वेरियस consequences and forecast most suitable consequence। तो ये चीज़ें क्या कहते हैं, ये आपका एआई कर सकता है। उसके अलावा एआई क्या किस चीज़ में कर सकता है, एआई जो है डिसीजन मेकिंग में आपने देखा होगा कई जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। जैसे डेटा एंट्री जो करना होता है ये रिपीटेटिव टास्क होता है, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब रिपीटेटिव टास्क होते हैं। तो ये सारे जो टास्क होते हैं ऐसे रिपीटेटिव टास्क को आपका एआई सिस्टम जो होता है वो ऑटोमेट कर सकता है। इट कैन ऑटोमेट दिस टाइप ऑफ रिपीटेटिव टास्क, जिसकी वजह से क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो फ्री हो जाता है, उनका टाइम फ्री हो जाएगा। नाउ दे कैन टेक सम हायर डिसीजन, नाउ दे कैन टेक सम हायर पॉलिसी डिसीजन। वो अपना माइंड जो है वो बड़ी चीज़ों पे लगा सकते हैं, तो हायर ऑर्डर की डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये चीज़ एआई के थ्रू पॉसिबल है। तो एआई का ये भी फायदा है एडमिनिस्ट्रेशन में कि एआई एआई क्या कर सकता है, इट कैन ऑटोमेट रूटीन रेपिटेटिव टास्क, इनको वो ऑटोमेट कर सकता है। ऑटोमेट करने का क्या मतलब है, जो मैंने आपको बताया कि वो अब ये सारी चीज़ जो है एआई हैंडल करेगा, और जब एआई हैंडल करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर्स का टाइम फ्री हो जाएगा। वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ऊपर, हायर ऑर्डर डिसीजन मेकिंग के ऊपर, बड़ी चीज़ों के ऊपर अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। वरना एक आईएएस रैंक का ऑफिसर क्या वो डेटा एंट्री तो करेगा नहीं बैठ के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करेगा नहीं बैठ के, ठीक है, लेकिन अगर उसको करना पड़ रहा है तो उसका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एआई ले लेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर चाहे लोअर ऑर्डर के हो चाहे हायर ऑर्डर के हो, वो अपना टाइम बड़ी बड़ी चीज़ों पे, बड़े पॉलिसी डिसीजन लेने पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो एक ये फ़ायदा हो गया आपका। उसके अलावा एआई जो होता है, जैसे ह्यूमंस कई बार क्या एरर कर लेते हैं, कोई पॉलिसी डिसीजन लेने में, कोई एक्शन लेने में एरर कर लेते हैं। एरर बाय ओमिशन, एरर बाय कमीशन, मतलब जानबूझ के नहीं, मतलब सॉरी, मतलब उनसे कोई लॉजिकल मिस्टेक हो गई, वो ये कर सकते हैं, या फिर उन्होंने गलती से कुछ से छूट गया जिसकी वजह से एक एरर बाय ओमिशन हो गया कि उनको मतलब उन्होंने किसी को छोड़ दिया जिसकी वजह से कुछ लोग रह गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि कोई बेनिफिशियरी लिस्ट है,
उनसे कुछ छूट गया, ह्यूमन एरर हो गई कि मतलब ये बेनिफिशरीज को शामिल करें कि ना शामिल करें, तो उससे क्या होगा, एक चंक ऑफ बेनिफिशरीज वो छूट गया एंड दे रिमेन डिवॉइड ऑफ बेनिफिट्स विच अदरवाइज दे आर इंटाइटल्ड टू, जिसके लिए अदरवाइज वो इंटाइटल्ड थे, पर चूंकि ह्यूमन एरर की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की एरर की वजह से वो लोग बेनिफिशियरी लिस्ट से बाहर हो गए। या फिर कुछ लोग जो बेनिफिशियरी नहीं होते हैं, जो एलिजिबल नहीं थे, विच आर नॉट एलिजिबल, मतलब जो एलिजिबल नहीं थे प्रॉपरली, उनको ह्यूमन एरर की वजह से शामिल कर लिया गया इन लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज। आपका राशन बांटने की जो बेनिफिशियरी लिस्ट होती है या फिर पीडीएस वाली बेनिफिशियरी लिस्ट, उसमें ये सब चीज़ें आम होती हैं कि एक कुछ ह्यूमन एरर की वजह से जो वहाँ पे बैठा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर उसने कुछ गलती कर दी, इसकी वजह से कुछ जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं वो बाहर हो गए और कुछ नॉन एलिजिबल बेनिफिशरीज जो है बेनिफिशरीज की लिस्ट में शामिल हो गए। तो क्या यहाँ पे जो ह्यूमन एरर जो कि ह्यूमन से पॉसिबल होती है बाय ओमिशन और बाय कमीशन, वो चीज़ें या फिर एनी लॉजिकल ह्यूमन मिस्टेक, ये सारी चीज़ें एआई एलिमिनेट कर देता है। एआई जो है, एआई अगर डिसीजन ले रहा है या एआई आप एज एन इनपुट दे रहा है आपको डिसीजन मेकिंग में, तो ये सारे डिसीजन जो है आप, ये सारे जो एरर हैं ये खत्म हो जाएंगी। तो एआई क्या करेगा, एआई कैन एलिमिनेट ह्यूमन एरर्स और मिस्टेक्स। एआई अगर जब डिसीजन लेगा तो इस तरह की मिस्टेक आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो मशीन है, वो इस तरह की ह्यूमन एरर्स नहीं करेगा जो ह्यूमंस कभी कभी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मन नहीं है काम करने का और कर रहे हैं बैठे, तो कोई बेनिफिशियरी छूट गया घर से। ये सब ह्यूमंस प्रॉब्लम्स होती हैं कि घर से झगड़ा करके आए और का काम नहीं कर रहा है, मन का आलस आ रहा है। तो एआई को तो आलस आएगा नहीं, वो तो अपना 24/7 अपना काम करता रहेगा। तो ये सब जो ह्यूमन एरर्स होती हैं, या फिर सिंपल कोई क्या कहते हैं पन्ना ही छूट गया, आप सिंपल क्या कहते हैं बेनिफिशियरी लिस्ट देख रहे हो और आपने एक पन्ना छोड़ दिया, स्किप कर दिया या उड़ गया वो, या इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, ये सब चीज़ें एआई में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, एक चीज़ और एआई कर देगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, ये लिस्ट जो है वो बहुत लंबी जा सकती है, लेकिन हम लोग उसको लंबी नहीं करना, हम लोग केवल उतना जानना जितना हम लोग आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा जा सके। तो एआई, मैंने पहले क्या बोला था कि जो क्वेश्चन है वो सिंपल टर्म्स में ये पूछना चाह रहा है कि एआई के एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोस और कॉन्स क्या है। 4-5 आप जान लो, आप 2 पेज का ही स्पेस होता है उसी में लिखना होता है, तो 4-5 जान लो, क्योंकि अभी कॉन्स भी लिखने की डिबेटेबल इशू पूछा है ना, तो इसका मतलब वो कॉन्स भी पूछना चाह रहा है वो। तो 5 ही होगी, छठा एक बता देता हूँ, उसका ये लिस्ट जो है आप बढ़ा सकते हो, पर मेरी नज़र में आप 2 पेज लिखना होता है तो कितना लिखोगे, क्योंकि आंसर अभी आपका खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे। एआई क्या करता है, पर्सनलाइज पब्लिक सर्विस दे सकता है। एआई जो होता है वो जो पब्लिक होती है उसकी प्रेफरेंसेस और उसके बिहेवियर को एनालाइज कर सकता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, और हर आदमी को, हर पब्लिक के जितने भी मेंबर्स हैं, हर आदमी को अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई साइट है जहाँ पे बच्चों को ई लर्निंग रिसोर्सेज मिल रहे हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो चूंकि वहाँ पे लर्निंग रिसोर्सेज तो भरे पड़े हैं, बच्चा क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो बच्चे के जो बिहेवियर होता है, जो उसका आईक्यू होता है, या फिर जो उसका लेवल होता है ऑफ ग्रास्पिंग, उसको एनालाइज करते हैं कि क्या फिर किस चीज़ को वो पढ़ ज़्यादा रहा है, कि जो प्रेफरेंसेस हैं, उसके लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, बिहेवियर को एनालाइज करके एआई क्या कर सकता है, एआई आपके पब्लिक सर्विस है उसको कस्टमाइज कर सकता है, इंडिविजुअलाइज्ड कर सकता है, कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पब्लिक गेट्स पर्सनलाइज्ड पब्लिक सर्विसेज। तो जो एजुकेशन है वो पर्सनलाइज हो जाएगी, और जैसे हमको आपके अपनी नीड के अकॉर्डिंग मिलेगी कि मैं ये पढ़ना चाह रहा हूँ, ये मेरी लाइक है डिसलाइक है, तो मुझे वही क्या कहते हैं पढ़ने को मिलेगा वो उस साइट्स के ऊपर। उस एआई सब जो होता है वो इन सब चीज़ों को आपकी
पर्सनलाइज बना देगा। तो जो पर्सनलाइज बना देगा किसी पब्लिक सर्विस को, तो इट मेक्स पब्लिक सर्विस मोर डेमोक्रेटिक, कि मुझे अपनी पसंद और नापसंद के अकॉर्डिंग पब्लिक सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी पब्लिक सर्विस में कई बार वेस्टेज होता है। वेस्टेज का मतलब कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट सबको दे रही है तो मुझे भी मिल रहा है, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर वेस्टेज हो गया। पब्लिक अगर एआई आपका इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में है, तो आपको हो सकता है वो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी, उतना ही वोल्टेज प्रोवाइड करे जितना वो आपका स्टडी कर लेगा कि इनके घर में इतना ही यूज़ होता है, तो उतना ही क्या कहते हैं आपको प्रोवाइड करेगा वो। ये सब चीज़ें जो हैं वो फिर ये पब्लिक सर्विस का पर्सनलाइजेशन होता है, वो का डेमोक्रेटाइजेशन को बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें आपका एआई कर सकता है। तो एआई क्या क्या कर सकता है, एक बार आपकी पब्लिक सर्विस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन मेकिंग में कैसे है, कैसे कैसे हेल्प कर सकता है। ये आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस सबको बढ़ा सकता है, क्योंकि ये डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग को फास्टर कर देगा, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मोर रिस्पॉन्सिव बना देगा ये। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकता है, कि ये आउटकम्स को पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकता है, बता सकता है कि ये पॉलिसी अपनाई गई है, ये पॉलिसी डिसीजन लिया गया, तो ये आउटकम रहेगा, और उस आउटकम से कौन इफेक्ट होगा, कौन नहीं इफेक्ट होगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना पॉजिटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा, तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये ह्यूमंस नहीं कर पाते हैं। जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो नहीं कर पाते। प्रिडिक्टिव एनालिसिस एनालिटिक्स में भी हेल्प करेगा। ये वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस को एंटिसिपेट कर सकता है, और मोस्ट सूटेबल या मोस्ट फेवरेबल कॉन्सिक्वेंस को या मोस्ट फेवरेबल आउटकम को आपको सजेस्ट, फोरकास्ट कर सकता है। इस चीज़ में भी हेल्प मिल सकती है आपके। उसके अलावा और क्या क्या, कि ये रूटीन रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनको ऑटोमेट कर सकता है, सो दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कैन फोकस देयर एनर्जीज ऑन हायर ऑर्डर पॉलिसी डिसीजन। उसके अलावा ये ह्यूमन एरर्स, जो ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, वो उनको एलिमिनेट कर देगा। जब एलिमिनेट कर देगा तो फिर जो मिस्टेक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है या कमिट करता है, वो एरर फ्री हो जाएगी। तो मतलब जो, उसके साथ साथ चूंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस कम भी कर रहा है, एक चीज़ और भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कि जो चांसेस हैं करप्शन के वो भी कम हो जाएंगे। क्योंकि अब जो है पब्लिक, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ डील करती है, तो वहाँ पे जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर और पब्लिक का इंटरफेस बनता है, कि आप डायरेक्टली कनेक्ट करो, तब रिश्वत मांगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो चीज़ें क्या कहते हैं ना हो पाए, एआई उस चीज़ को भी एलिमिनेट कर देता है। क्योंकि अब उनको डायरेक्टली किसके साथ इंटरफेस है, उनका एआई के साथ इंटरफेस है, और एआई तो ऑब्वियसली रिश्वत मांगेगा नहीं, ब्राइब मांगेगा नहीं वो। तो यहाँ पे जो चांसेस होते हैं करप्शन के, वो भी कम हो जाते हैं। तो इट ऑल्सो मेक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेस प्रोन टू करप्शन। ये भी क्या कहते हैं उसका एक फायदा है। उसके अलावा पर्सनलाइज पब्लिक सर्विस, वो एक एक आदमी की लाइक, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, बिहेवियर को एनालाइज करके बता सकता है कि इसको कौन सी पब्लिक सर्विस चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए, किस क्वालिटी की चाहिए, और अकॉर्डिंगली आपको उतनी ही पब्लिक सर्विस आपके डोर स्टेप पे। एग्जाम्पल मैंने एजुकेशन का दिया था, कि कैसे ई लर्निंग रिसोर्सेज आपकी लाइक डिसलाइक के बेसिस पे एआई आपको दे सकता है। अगर वो जान जाएगा कि कोई बच्चा हिस्ट्री में जिसका पढ़ने का मन ज़्यादा लग रहा है, तो वो हिस्ट्री उसको वैसे एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, ताकि उसका इस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज बढ़े। किसी को ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है, किसी को मैथ्स अच्छा लग रहा है, तो उस टाइप का ही वो। ये जो पर्सनलाइज्ड पब्लिक सर्विस है, ये भी एआई के थ्रू पॉसिबल है। ये एआई के फायदे हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू। इसका मतलब यहाँ पे यही पूछा गया था कि अगर आप एआई के ऊपर रिलाई कर रहे हो एज अ सोर्स ऑफ इनपुट, तो रिलाई आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि इसके कुछ ना कुछ फायदे हैं। तो ये फायदे हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाद में क्या पूछा गया था? इट इज़ अ डिबेटेबल इशू, मतलब इसके कुछ नुकसान है, तभी तो आप डिबेट करोगे इसके ऊपर। कोई आदमी बोलेगा नहीं नहीं इसको यूज़ करो, कोई आदमी बोलेगा नहीं ना करो। तो डिबेटेबल इशू है, तो इसका मतलब हम लोगों को
कि क्या क्या नुकसान है वो भी देखने पड़ेंगे। यहाँ तक तो हम लोग ने फायदे देख लिए, अब हम लोग के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप इसको यूज करते तो चैलेंजेस क्या है इसके। नुकसान का मतलब ये ना कि चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस ऑफ यूजिंग एआई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। तो कुछ चैलेंजेस को हम लोग जान लेंगे। जब ये इतना हम लोग जान लेंगे फिर हम लोग देखेंगे कि इस जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको आंसर में 2 पन्ने में कैसे समेटा जाए। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि एआई एक सिस्टम है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, तो उसके पास ह्यूमन इंटरप्रिटेशन या फिर ह्यूमन डिस्क्रिशन की पावर नहीं होती है, और वो जो भी डिसीजन लेता है वो स्ट्रिक्टली अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग लेता है। तो ह्यूमन डिस्क्रिशन या ह्यूमन इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हो और आप 5 बजे आपका ऑफिस बंद हो रहा है, लेकिन 5:05 पे 5:10 पे कोई आपके पास कोई बूढ़ा लाचार गरीब आ जाता है और बोलता है कि क्या मुझे इस पब्लिक स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। तो चूँकि ह्यूमन तो क्या कहते हैं, ह्यूमन के अंदर कैपेसिटी होती है कंपैशन की, उसको दिख रहा है कि इस आदमी को ज़रूरत है, तो वो 5, 10, 15, 20 मिनट ऑफिस और खोल देगा, लेकिन उसको बेनिफिट देगा ताकि वो आदमी रात में भूखा ना सोए। ये चीज़ एआई के पास नहीं। एआई जो है डिस्क्रिशन नहीं है, उसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं 5 बजे शट डाउन हो जाना चाहिए ऑफिस, तो 5 बजे शट डाउन हो जाएगा, उसके बाद कोई भी आता रहे ना आता रहे भूखा मरे उसको कोई। तो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन की जो पावर होती है, ह्यूमन डिस्क्रिशन की जो पावर होती है, हम लोग क्या कहते हैं, जैसे आप देखते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गए किसी दौरे पे गए, कोई आई बड़े आईएएस ले, उन्होंने देखा कि कुछ आदमियों को यहाँ पे क्या कहते हैं ज़रूरत है, ठंड हो रही है कंबल की ज़रूरत है, तो वहीं पर ऑन द स्पॉट आपको क्या कहते हैं बंटवा देंगे कि इनको खाना दो, इनको कंबल दो, इनको दवाई दो। ये सब चीज़ें क्या कहते हैं एआई नहीं कर सकते, ये डिस्क्रिशन उसके पास नहीं होता। भाई आपकी प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं नहीं फिट हो रहे हो तो वो आपको चाहे आप मर रहे हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन की ह्यूमन डिस्क्रिशन पावर उसके पास नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन जो इमोशंस होते हैं ऑफ कंपैशन एम्पैथी, ये सब एआई के पास नहीं होता है। जब एआई के पास ये सब नहीं होता है तो एआई के जो भी डिसीजन आपको ले के देगा वो इट वुड बी डिवॉइड ऑफ ह्यूमन डिस्क्रिप्शन, इट वुड बी डिवॉइड ऑफ ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, डिवॉइड ऑफ ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन्स इमोशन तो उसको मतलब कोई लेना देना नहीं है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें डिस्क्रिशन का, इमोशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ह्यूमन डिस्क्रिशन इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो एआई के पास पॉसिबल नहीं है। तो एआई इज नॉट केपेबल ऑफ डिस्क्रिशन, और ह्यूमन डिस्क्रिशन तभी होएगा जब क्या कहते हैं आपके पास इमोशंस होंगे, जब आप देखोगे कि किसी को ज़रूरत है, भले ही उसका नाम क्या कहते हैं बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है, तो आप उसका नाम ऐड करोगे, उसको वो चीज़ प्रोवाइड कराओगे। कोई बच्चा है जिसको स्कॉलरशिप मिलनी है, अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उसको स्कूल से या इंस्टीट्यूट से नाम कट सकता है, और वो आपके पास आया, उसने डॉक्यूमेंट दिखाएं और आप जस्टिफाई हो गए, सेटिस्फाई हो गए कि हाँ इसको नीड है, तो आपने उसको स्कॉलरशिप दे दी। एआई के सिस्टम में अगर वो नहीं बैठ रहा है तो वो नहीं देगा, उसको स्कॉलरशिप अमाउंट उसके लिए रिलीज नहीं करेगा। ये चीज़ें क्या कहते हैं एआई नॉट केपेबल ऑफ ह्यूमन डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन इमोशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी एआई होता है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। एआई जो होता है वो अपनी अपना प्रोग्राम ही होता है, वो तो प्रोग्रामिंग के बेस पे ही डिसीजन लेता है, और उस प्रोग्रामिंग के बेस पे जब वो डिसीजन लेता है तो ये एआई या फिर उसके डेवलपर को ही मालूम होता है कि वो डिसीजन कैसे ले रहा है, क्या बेसिस है,
जिसके बेसिस पे क्या कहते हैं वो डिसीजन ले रहा है। एक आम पब्लिक को, इवन एक आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को, तो एक आम पब्लिक को या फिर आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को ये नहीं मालूम होता है कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है। जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम इज इटसेल्फ, एआई के पीछे जो एल्गोरिथम होता है वो इटसेल्फ इज इनकम्प्रेहेंसिबल और इनएसेसिबल टू द पब्लिक एंड ऑल्सो टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। उन लोगों को नहीं मालूम होता कि एआई जो डिसीजन ले रहा है वो कैसे ले रहा है, क्यों कैसे नहीं ले रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम लोगों को नहीं मालूम होता। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ओपननेस नहीं होती है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से खास बात होता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस होनी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीजन ले रहे हैं, दे शुड बी एबल टू जस्टिफाई, दे शुड बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ दैट पर्टिकुलर डिसीजन इज टेकन एंड व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड दैट डिसीजन। एआई आपको कभी नहीं बताएगा कि मैंने डिसीजन क्यों लिया या क्यों नहीं लिया। एक सबसे बड़े एग्जाम्पल है, क्योंकि इंडिया में उसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। कनाडा की गवर्नमेंट जो है, वहाँ पे जो माइग्रेंट्स, जो रिफ्यूजीज जो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर उनका सूटेबिलिटी कि उनको वीज़ा दिया जाना चाहिए कि नहीं, वर्क परमिट दिया जाना चाहिए कि नहीं, ये वहाँ पे एक सिस्टम, एक एआई सिस्टम है, वो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक करता है, उनके बैकग्राउंड को चेक करता है कि भाई इसको वर्क परमिट दे, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं। तो इस बेसिस पे कनाडा में कई क्या कहते हैं वीज़ा वो रिजेक्ट भी कर चुका है, और इनफैक्ट कई वर्क परमिट को रिजेक्ट करता है। जिनको वीज़ा मिल चुका है, उनको जो 1 साल काम कर चुके होते हैं, उनको भी क्या कहते हैं वो वीज़ा परमिट 1 साल के बाद रिजेक्ट कर देता है कि ये दे आर नॉट सुटेबल टू लिव इन कनाडा। क्योंकि ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है, एआई ले रहा है। अब इसके ऊपर केस हुआ, तो एक माइग्रेंट था, उसने बोला कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी उसके अलावा और भी कोई दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बिहेवियर सही है, मेरा कंडक्ट सही है, मेरे मोहल्ले वाले से पूछ लो, मेरे नेबर से पूछ लो, मेरे लैंडलॉर्ड से पूछ लो, मेरे एम्प्लॉयर से पूछ लो, लेकिन फिर भी मेरा वर्क परमिट क्यों कैंसिल कर दिया गया। लेकिन चूंकि ये डिसीजन एआई के ऊपर बेस्ड था, तो एआई ने वर्क परमिट को कैंसिल कर दिया। ये कोर्ट, एक केस जो है वहाँ के कोर्ट में गया, कोर्ट ने फाइनली क्या कहते हैं इसको एआई के ऊपर ही लाई किया। तो एआई इस तरह के डिसीजन ले लेता है, एआई जस्टिफाई नहीं करेगा। एआई का प्रोग्रामर भी है, वो भी आकर आपको नहीं बताएगा कि हमने ये क्यों एल्गोरिथम बताया था, क्यों कर रहा था ये। तो जो ट्रांसपेरेंसी है ये क्या कहते हैं नहीं रहती। वो डिसीजन क्या कहते हैं जो एआई ले रहा है वो जस्टिफाई नहीं करेगा कि ऑन व्हाट रैशनल, ऑन व्हाट बेसिस दैट डिसीजन वाज। तो ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो चली जाती है। एआई को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो ट्रांसपेरेंसी विच इज अ हॉलमार्क ऑफ पब्लिक डिसीजन मेकिंग, ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बोला, वो आपको दिखाएगा, अगर आप आरटीआई डालोगे तो बताएगा कि मैंने ये डिसीजन किस लिए लिया था, ये मेरे पास फाइल्स आई थी, ये मेरे पास इनपुट आया था, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये डिसीजन लिया। और तो उसका रैशनल आपको देखने को मिलेगा कि क्यों, तो उसके वजह से आप बता सकते हो कि भाई इसका ये मतलब जस्टिफाइड था कि नॉन जस्टिफाइड था, कि मतलब सही था कि गलत था, कि मतलब मैनवोलेंट था कि नहीं था, नॉन मैनवोलेंट था। ये सब चीज़ों को पता लगा सकते हो आप। लेकिन एआई कोई जस्टिफिकेशन नहीं देगा। तो जो ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो क्या कहते हैं आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और इस चीज़ को, ये जो ब्लाइंड डिसीजन वो ले रहा है एआई, इस चीज़ को हम लोग ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम बोलते हैं। और जब ये होएगा तो क्या होगा, क्योंकि जब पब्लिक को मालूम नहीं है कि एआई किस बेसिस पर डिसीजन ले रहा है, तो जो डिसीजंस का या फिर पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो डिक्लाइन हो जाएगा ऐसे सिस्टम्स में। क्योंकि पब्लिक को नहीं मालूम कि कब हमको एआई बेनिफिशियल लिस्ट से बाहर कर दे, कब हमको क्या कहते हैं बेनिफिशियल लिस्ट मतलब बाहर कर दे और उसके पीछे कोई रीज़न भी ना दे। ऐसे ही जैसे मैं कनाडा का बताया, ऐसे मैं और भी कई एग्जांपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में एक स्टेट है मिशिगन। मिशिगन में एक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट नहीं, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट एक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है, कुछ पैसा देती होगी। और वो जो डिसबर्समेंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का, वो भी वहाँ पे एक एआई करता है जिसका नाम है मिडास। ये एआई सिस्टम है।
मिडास देखेगा कि आपने कहाँ काम किया था, आप अनएम्प्लॉयड हो, कितने साल से अनएम्प्लॉयड हो, कितने एम्प्लॉयड हो, आपके पास कोई फैमिली सपोर्ट है कि नहीं, आपके मतलब कोई सोर्स है कि नहीं। जब वो देखेगा तो फिर आपको लगेगा कि मतलब कि हाँ ये बंदा एलिजिबल है और आपको वो दे देगा, वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है वो वहाँ पे दे देगा। और जो उसको क्या कहते हैं लगता है नहीं है, उसको वो नहीं देगा। तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम हुई कि जो मिडास था, मिडास ने कई एलिजिबल जो यूथ थे उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं दिया, और कई क्या कहते हैं ऐसे लोगों को जो कि फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस अपना रहे थे उनको दे दिया। जब ये बात वहाँ के कोर्ट में गई, मिशिगन के कोर्ट में गई, तो फिर वहीं पे है कि किस हद तक हम एआई के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि हम एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। तो कनाडा के केस में तो कोर्ट ने बोला कि हम एआई के ऊपर रिलाई करेंगे, एआई जिसको वर्क परमिट दे रहा है, जिसको वीज़ा दे रहा है, हम उसको फॉलो करेंगे, और जिसको नहीं दे रहा है उसको नहीं दे रहा है, हम उसको डिसीजन को बैक करते हैं। लेकिन यूएस में इसका उल्टा हुआ। यूएस में क्या कहते हैं वहाँ की जो कोर्ट थी उसने बोला कि वी कांट रिलाई ऑन दिस एआई। तो फिर एआई का कुछ करेक्शन किए हुए होंगे कुछ आगे, लेकिन कोर्ट में जो भी ऑर्डर दिया गया उसके बाद। लेकिन यहाँ पे ये फॉल्टी था, मिडास ने कई एलिजिबल को क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं डिसबर्स किया। तो ये और उसने कभी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। तो ये ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम रहती है, ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज रहती है, और पब्लिक ट्रस्ट डिक्लाइन हो जाएगा। तीसरी और क्या प्रॉब्लम, तीसरी और क्या यूज करने की और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ना केवल ट्रांसपेरेंसी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये भी कॉम्प्रोमाइज होती है। जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप उसके डिसीजन को क्वेश्चन करोगे तो वो अपने डिसीजन को जस्टिफाई करेगा कि इस रैशनल में क्या है। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग दैट पर्सन अकाउंटेबल फॉर हिज और हर डिसीजन। एआई को साथ आप ये नहीं कर सकते हो। एआई आपको नहीं बताने वाला कि मैंने किस बेसिस पर डिसीजन लिया है, या फिर क्या उसमें प्रॉब्लम थी, या फिर उसका प्रॉब्लम थी तो भी एआई जस्टिफाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की खास बात यह है कि जैसे ट्रांसपेरेंसी है वैसे अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी उनके, इट इज़ ऑल्सो अ हॉलमार्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीजन लेता है वो उसके लिए जवाबदेह होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कोई वेस्टेज हुआ है कि और कोई करप्शन हुआ है तो वो अगर आप कोर्ट में जाओगे तो उसको अकाउंटेबल माना जाएगा, और गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। आइदर दे कैन डिसमिस दैट पर्सन फ्रॉम द जॉब, और दे कैन रिकवर द डैमेजेस डन बाय हिज एक्शन, ये सब चीज़ें। लेकिन एआई से आप कैसे उसके डैमेज को जो उसके एक्शंस की वजह से, जो उसके डिसीजन की वजह से डैमेज हुआ, उसको आप कैसे रिकवर करोगे, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो एआई को भी आप अकाउंटेबल नहीं बना सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एआई को, इसी से जो नेक्स्ट पॉइंट निकलेगा वो ये है कि एआई को एआई जो होता है यहाँ पे प्रिवेसी और डेटा सिक्योरिटी के भी कंसर्न होते हैं। एआई को कोई हैक कर सकता है, कि है तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही, एआई को हैक कर सकता है। एआई को हैक करके कोई आपका डेटा ले सकता है, कोई आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर सकता है। ये सारी चीज़ें, जब ये सब चीज़ आपकी प्राइवेसी ब्रीच होगी, इसका मतलब कि आपका राइट टू प्राइवेसी हो है। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक राइट, आपका राइट टू लाइफ है, उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी एक पार्ट है। तो आपकी राइट टू प्राइवेसी ब्रीच होगी। राइट टू प्राइवेसी ब्रीच होने का मतलब है कि आपका डेटा भी क्या कहते हैं सिक्योर नहीं है, डेटा गलत हाथों में पड़ सकता है। तो एआई के साथ ये सारी प्रॉब्लम है। एआई इज ऑल्सो प्रोन टू सिस्टम ब्रीचेस और डेटा लीक्स, ये सब चीज़ें एआई के साथ प्रॉब्लम्स हैं। या फिर अनऑथराइज सर्वेलेंस, या एआई आपकी सर्वेलेंस भी कर सकता है। तो इस सब चीज़ों के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपके राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। राइट टू लाइफ, राइट टू प्रिवेसी, ये सब चीज़ें, राइट टू डेटा सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज होंगी। ये भी प्रॉब्लम रहती है एआई के साथ। उसके अलावा एआई जो होता है, एआई जो होता है वो मतलब
ट्रेंड किया जाए, एआई जब कोई सिस्टम बनाया जाता है तो उसको ट्रेंड किया जाता है, तो उसको एक डेटा सेट्स होते हैं, उसको डेटा सेट दे के उसको उसके ऊपर ट्रेंड किया जाता है। और वो डेटा सेट अगर हमारी सोसाइटी, उस डेटा के अंदर क्या कहते हैं कोई प्रिजुडिस है, कोई बायस है, और एआई उस बायस डेटा पे ट्रेंड किया जा रहा है, तो एआई भी उस बायसनेस को, उस प्रिजुडिस को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल किसी एआई को आप लगा रहे हो क्रिमिनल डिटेक्शन में कि भाई ये आदमी क्राइम कर सकता है कि नहीं क्राइम कर सकता है, या ये आदमी चोरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और आपने उसको ऐसा डेटा पे आपने उसको ट्रेंड किया है जहाँ पे पर्टिकुलर डेमोग्राफी या पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ज़्यादा कल्प्रिट पाए गए हैं, या फिर ज़्यादा कल्प्रिट को उनको बोला गया है, तो वो भी क्या कहते हैं अगर उसके पास 5 आएंगे और 5 में से कोई एक आदमी उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड का है तो उसको ही वो कल्प्रिट घोषित कर देगा, क्योंकि वो उस बायस डेटा के ऊपर ट्रेंड किया गया है। तो इससे की वजह से क्या होगा कि इसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम बायस, कि उसका एल्गोरिदम ही बायस्ड है, जिस डेटा पे या जिस एल्गोरिदम पे उसको बनाया गया है वही बायस्ड है। एल्गोरिदम बायस उसके अंदर रहेगा इफ इट इज ट्रेंड ऑन बायस्ड डेटा, ट्रेंड ऑन फिर वो क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, डिस्क्रिमिनेशन को मतलब डिस्क्रिमिनेशन को प्रोपोगेट करेगा। ये सारी चीज़ें इसके साथ प्रॉब्लम है, एआई के साथ प्रॉब्लम है। अगर एआई के डिसीजन पे आप मतलब एआई के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो तो ये सारी प्रॉब्लम रहेगी। वो किसी डेमोग्राफिक को, किसी रीजन को फेवर करेगा एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। जैसे रिक्रूटमेंट में आप कई जगह से एप्लीकेशन आई, यहाँ के भी लोग आए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ के भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, हिस्टोरिकली क्या है यहाँ के लोग ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं, तो वो एआई क्या करेगा, एआई फिर फर्दर रिक्रूटमेंट में यहीं के लोगों को सेलेक्ट करेगा, तो ये बायसनेस उसके अंदर रहेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है एआई के साथ। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट 6 डिस्कस कर ली, 6 प्रॉब्लम्स एआई को यूज़ करने की। क्या क्या? कि एआई जो है ह्यूमन डिस्क्रिशन और ह्यूमन इमोशंस के लिए केपेबल नहीं होता है, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जब कोई डिसीजन लेता है तो उसमें ह्यूमन डिस्क्रिशन और ह्यूमन इमोशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि पब्लिक वैल्यूज़ जो होती हैं जैसे कि कंपैशन, एम्पैथी, टॉलरेंस, ये सारी ह्यूमन इमोशन, ये तभी क्या कहते हैं काम करती हैं जब कोई ह्यूमन डिसीजन ले रहा हो। एआई एक कंप्यूटर है, एआई सॉरी एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये सारे इमोशन नहीं होते, वो डिस्क्रिशन नहीं करता है। वो किसी एलिजिबल आदमी को उसके पास आ गया कि इसको बेनिफिट देना चाहिए, लेकिन अगर उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठ रहा तो नहीं देगा। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम्स से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, एआई कभी भी जवाबदेही नहीं देगा, मतलब ओपननेस नहीं रखता है मैं किस तरह से डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो ओपननेस रखता है। नॉर्मली हम लोग क्या, कोई डिसीजन अगर कोई ले रहा है तो उसके पीछे रैशनल बताएगा आपको कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करके डिसीजन लिया गया है। एआई जिस बेसिस पर डिसीजन लेता है या तो हमारी समझ से बाहर होता है क्योंकि उसका एल्गोरिदम समझ नहीं सकते, इज इनकम्प्रहेंसिबल टू जनरल पब्लिक और इवन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। फिर एआई अगर क्या कहते हैं कोई डिसीजन ले रहा है तो अकाउंटेबल भी नहीं होता है। अगर उसने कोई फॉल्टी डिसीजन ले लिया तो आप उसको ठहरान क्या जवाबदारी ठहराओगे? नॉर्मल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई ह्यूमन है उसको तो आप डिसमिस कर सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंटल रीडिंग होती है या कोर्ट केस कहता है। एआई को आप कैसे अकाउंटेबल ठहराओगे? तो एआई के साथ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली प्रॉब्लम रहती है एआई के केस में। मतलब इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड प्रोग्रामर ऑफ एआई एज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि प्रोग्रामर बोलेगा कि ये डिसीजन तो उसने लिया, एआई नहीं है, और एआई तो रोज क्या कहते हैं सीखता है। मैंने उसको ऐसा नहीं सिखाया था, लेकिन क्या कहते हैं उसने डिसीजन लिया। तो एआई को आप अकाउंटेबल नहीं बना सकते हो, जो कि क्या कहते हैं आप एक नॉर्मल ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर को बना सकते हो अगर उन्होंने कोई फॉल्टी या कोई गलत डिसीजन ले लिया है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी वाली प्रॉब्लम भी रहती हैं कि अगर आपका एआई क्या है, अल्टीमेटली एक सिस्टम है, तो इट इज़ ऑल्सो प्रोन टू सिस्टम ब्रीचेस, डेटा लीक्स,
और अनऑथराइज सर्वेलेंस, ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पे रहेगी, आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये आपके राइट है, राइट टू प्राइवेसी वगैरह कॉम्प्रोमाइज होगी, ये भी एक एथिकल एंगल है, एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। एल्गोरिदम बायस रहता है क्योंकि वो अगर कोई बायस्ड डेटा सेट पर ट्रेंड किया गया है तो वो प्रिजुडिस, वो बायसनेस एआई अपने डिसीजन पे शो करेगा। उसके भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एआई के साथ चैलेंजेस हैं। अब ये जितना आप अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, इसको हम लोग कोशिश करते हैं आंसर में डालने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आंसर जो है आपका स्ट्रक्चर है वो क्या फॉलो करेगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करेंगी। तो जो कोड बेस, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है उसमें कि जो भी आपका इंट्रोडक्शन है उसमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके ही इंट्रोडक्शन बनाया जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि उन्होंने जो पहली चीज़ पूछी गई है, ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, उन्होंने क्वेश्चन को ही पूछ लिया गया, स्टेटमेंट को ही एग्जामिन करने को बोला है। कभी कभी क्या होता है कि जो वो पूछते हैं और जो स्टेटमेंट दिया होता है फर्स्ट लाइन में वो थोड़े से डिफर करते हैं, तो आप फिर आप उस केस में स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन इस केस में जो स्टेटमेंट दिया उसी का ही उन्होंने एनालिसिस पूछा है, तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा, इसको ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जितना अभी हम लोग ने पढ़ा है, जितना हम लोग समझा है, उसके बेसिस पे ही हम लोग इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इंट्रोडक्शन कैसे बनाया जा सकता है? 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, में आप 2 या 3 लाइन का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन है आप ऐसे बना सकते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज यूज्ड एआई इन डिसीजन मेकिंग, पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड टू स्ट्रक्चर और टू स्ट्रीमलाइन ब्यूरोक्रेटिक वर्क। ठीक है, एआई सिस्टम जो होते हैं, एआई सिस्टम जो होते हैं, एआई सिस्टम कैन प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड टेक फास्टर डिसीजंस एंड ऑटोमेट रूटीन टास्क। तो ये इस तरह का आप एक इंट्रोडक्शन बना सकते हो। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प करती हैं टू टेक मोर इन्फॉर्म्ड एंड टाइमली डिसीजन। तो इंट्रोडक्शन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी जरूरत नहीं। Public administration has used AI in decision making better delivery and streamlining bureaucratic work। आप चाहो तो अपना इंट्रोडक्शन यहाँ तक भी रख सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, पर चूंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेरा सजेशन रहेगा इतना ही रखो, इतने में आपकी 2-3 लाइनें भर जाएंगी। अगर आपको थोड़ा सा और बेटर करना है तो आप लिख सकते हो इसे, AI कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ identify patterns and predict outcome। Thus
public administrator can take timely and informed decisions। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया है। हालांकि इस क्वेश्चन के हिसाब से 10 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, आप इतना ही रखो, लेकिन अपनी सुविधा के लिए लिख लो, क्योंकि जो एक तरीका होता है वो ये होता है कि इंट्रोडक्शन आपको लिख के रख लेने। आप ऑब्वियसली क्या कहते हैं, पूरा नहीं याद रहेगा, एग्जाम टाइम में आधा ही लिखोगे, तो पूरा लिख के रख लो और इसी को क्या कहते हैं एज इट इज। अगर कुछ के ऊपर क्वेश्चन आया एआई इन एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको आप यूज कर सकते हो। अब स्ट्रक्चर जो है, इंट्रोडक्शन हो गया, स्ट्रक्चर में आपको क्या लिखना है। क्वेश्चन क्या था आपका, एप्लीकेशन ऑफ एआई एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इश्यू। तो आपको एक हेडिंग बनानी पड़ेगी यहाँ पे, यूज ऑफ एआई इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव मेकिंग। और जो 6 मैंने आपको बताए थे, 6 के 6 यहाँ पे लिख दो कि वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस एनहांस करता है। एक एक लाइन आपको बतानी भी पड़ेगी। इसके अलावा जो और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स या प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो कर सकता है, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ा देता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये हेडिंग मैं लिख रहा हूँ, आप जब लिखोगे आंसर तो इसमें एक एक दो दो तीन तीन लाइनें जितना मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा क्या कहते हैं, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकता है। ऑटोमेट टास्क, ऑटोमेटेड टास्क, उसके बाद ह्यूमन एरर्स को एलिमिनेट कर देता है, एलिमिनेट ह्यूमन एरर्स। और लास्ट में पर्सनलाइज पब्लिक सर्विसेज, जो कि हम लोग ने देखा था। ये सारी चीजें क्या कहते हैं आपको पर्सनलाइज्ड पब्लिक, ये आपको क्या कहते हैं पूरा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इज अ डिबेटेबल इशू। तो डिबेटेबल इशू में उसने चैलेंजेस पूछे हैं, एआई के चैलेंजेस क्या हैं। तो जब आप ये लिख लोगे तो इसके नीचे ही क्या कहते हैं आप चैलेंजेस लिखोगे। और जो हम लोग ने 5-6 चैलेंजेस डिस्कस किए हैं वो सब, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, lack of accountability, algorithm bias,
प्रिवेसी या फिर इश्यूज हैक कर ले कुछ आपके, तो ये सारी प्रॉब्लम रहते हैं। और इट जो सबसे फर्स्ट पढ़ा था मैंने, इट लैक्स कैपेबिलिटी फॉर ह्यूमन डिस्कशन, तो वो सारी आपको चैलेंजेस में लिखना है। फिर आपको फाइनली कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन जो आपने जितना पढ़ा उसमें से ही बना के लिख सकते हो। देखिए मैंने क्या बोला था, ये नॉर्मल, इसमें एग्जामिन, जहाँ पे एग्जामिन या क्रिटिकली एग्जामिन चीज़ें आ जाए वहाँ पे आपको वे फॉरवर्ड टाइप की चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जो भी आप कंक्लूजन लिखोगे उसका मतलब है कि यहाँ पे आपको वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा, तो कैसे इन प्रॉब्लम्स को यूज सही कर सकते हो। सही कैसे किया जा सकता है कि जो लॉ, अभी एआई के यूज के बारे में हमारे यहाँ लॉज नहीं है, तो हम लोग को लॉज या तो नए बनाने पड़ेंगे या कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसको अपडेट करना पड़ेगा, ताकि वो जो एआई डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसको एक्नॉलेज कर सके। और अगर एआई कुछ फॉल्ट कर रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग में एरर है उसके, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा, कौन लीगली रिस्पॉन्सिबल है, उसकी क्लियर गाइडलाइंस दे। तो लॉज नीड्स टू बी अपडेटेड, needs to be updated, fixing legal responsibility for errors or faulty decisions मेड बाय एआई। एआई ने कोई फॉल्टी डिसीजन लिया है तो उसके बारे में कौन लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, रीजनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, उसके लिए लॉज बनाने पड़ेंगे, या फिर कोई लॉज हैं तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। जो जो यहाँ प्रॉब्लम, जिसको अगर एल्गोरिदम बायस्ड है तो हम लोग को ऐसे अब उस एआई सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका स्ट्रिक्ट वैलिडेशन करना पड़ेगा और उसकी स्ट्रिक्ट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ताकि उसके अंदर अगर कोई बायसनेस है तो वो ख़त्म की जा सके। ताकि एआई का जो एल्गोरिदम है उसकी एक्यूरेसी को हम लोग वैलिडेट कर सकें, उसकी एक्यूरेसी को मतलब वेरीफाई कर सकें, और उसके साथ साथ अगर जो डेटा सेट जिस पे वो एआई ट्रेंड होता है उसकी एक्यूरेसी को, उसकी रिलायबिलिटी, उसको रिलायबल डेटा से उसको यूज़ किया जा सके। ये सब चीज़ों के लिए क्या है, हम लोगों को स्ट्रिक्ट टेस्टिंग और वैलिडेशन करना पड़ेगा एआई सिस्टम टू रिमूव एनी एग्जिस्टिंग बायसनेस। साथ में हम लोगों को यहाँ पे लोग ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी कैसे, जो भी डिपार्टमेंट या जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका एआई यूज़ कर रहा है उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करना आना चाहिए, या फिर उसको पता होना चाहिए कि कैसे एआई वर्क करता है या कैसे एआई डिसीजन लेता है। तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, आपको पब्लिक, एआई खुद तो बताएगा नहीं मैं कैसे डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन एआई जो यूज़ कर रही है, जो बॉडी यूज़ कर रही है, जो इंस्टीट्यूट यूज़ कर रही है एआई को, उसको अगर पब्लिक पूछे, अगर आईटीआई फाइल करे तो उसको दैट डिपार्टमेंट मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई द डिसीजन टेकन बाय एआई, या फिर दैट डिपार्टमेंट मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन द डिसीजन टेकन बाय एआई। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। फिर ऑडिट होना चाहिए सिस्टम का, एआई सिस्टम का, कि कैसे वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है। और ऑडिट की जो रिपोर्ट हुई वो पब्लिक के सामने पेश करनी चाहिए कि पब्लिक भी समझ सके कि एआई जो उनका मतलब इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन ले रहा है वो कैसे ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। और ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है,
enhance transparency। कैसे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर must be able to explain how AI take decision। उसके साथ साथ मैंने बोला कि AI का जो एल्गोरिथम होता है वो तो बड़ी बड़ी कंपनी बनाती हैं, वो कभी कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी नहीं मालूम होता है कि ये AI कैसे काम कर रहा है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि AI जिसके ऊपर हम इतना रिलाई कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहा है। तो पब्लिक की भी और पब्लिक ऑफिशियल्स की भी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। पब्लिक ये रेजिंग अवेयरनेस अमंग पब्लिक ऑफिशियल एज वेल एज मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक या फिर जनरल पब्लिक, दोनों को ही पता होना चाहिए कि AI जो डिसीजन ले रहा है वो कैसे ले रहा है। जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर उसको समझ में आना चाहिए कि कैसे डिसीजन ले रहा है, और पब्लिक के बीच में जो पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि जो वो एक्सेप्ट कर सके। कि अभी मैंने जो 2-4 एग्जांपल दिए थे उसमें क्या बता रहा है कि पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं करती कि ये उनकी लाइफ कितने इंपॉर्टेंट डिसीजन AI कैसे ले रहा है। तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम चलाने चाहिए। तो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, या फिर अवेयरनेस जो है अवेयरनेस अमंग पब्लिक ऑफिशियल with respect to working of AI based, और पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि पब्लिक जो है वो उसका ट्रस्ट, उसका कॉन्फिडेंस AI सिस्टम में स्ट्रेंथन हो सके, वो उस AI के लिए वो डिसीजंस को एक्सेप्ट कर सके, उसके लिए भी जरूरी है। और जो भी AI का अडॉप्शन होता है, जो भी AI सिस्टम को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी अपनाती है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए अलॉन्ग विथ प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन राइट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी के नाम पे AI को अडॉप्ट कर रहा है और जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स आपके कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल कहती है राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, ये सारे राइट्स या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे क्या कहते हैं आपके राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपके कॉम्प्रोमाइज जो भी आप क्या कहते हैं AI सिस्टम ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, आपका वो ह्यूमन राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं होना चाहिए। AI अडॉप्शन शुड बी along with upholding human rights। तो ये कंक्लूजन जब आप लिखेंगे, ये आपकी 5-6 चीजें में लिखो। कंक्लूजन यहाँ पे, अब वे फॉरवर्ड में ये कंक्लूजन, ये प्रॉपर कंक्लूजन नहीं है, ये वे फॉरवर्ड है। वे फॉरवर्ड में आपको बताना पड़ेगा ये जो चैलेंजेस हैं AI के, इनको कैसे सही किया जा सकता है। उसमें क्या है कि आपको लॉज अपडेट करने पड़ेंगे, नए लॉज आने पड़ेंगे ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके, AI सिस्टम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके, जो एल्गोरिदम बायस होता है उसको स्ट्रिक्ट वैलिडेशन और टेस्टिंग के थ्रू ख़त्म किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारा AI सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। पब्लिक के बीच में क्या पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए ताकि पब्लिक जो है वो AI के डिसीजंस को एक्सेप्ट कर सके।
ट्रस्ट बढ़ सके उसमें। और उसके साथ साथ लास्ट पॉइंट, एआई जो है, जो भी एआई का अडॉप्शन होना चाहिए, इट शुड बी अलोंग विद अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स। एआई को अडॉप्ट करने के साथ साथ आप ह्यूमन राइट को कॉम्प्रोमाइज, ये सारों आपको अपने वे फॉरवर्ड में लिखना है। और इसके बाद हम लोग को एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये आपका कंक्लूजन रहेगा यहाँ पे। इन स्ट्रेटजीज को होल्ड करके, बाय अडॉप्टिंग या बाय अपहोल्डिंग दीज स्ट्रेटजीज, we can optimize the benefits of AI adoption in public administration along with minimizing जो रिस्क, जो चैलेंजेस की हम लोगों ने बात करी थी, उनको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। सिंपल कंक्लूजन है कि ये इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके हम लोग एआई के जो बेनिफिट्स हैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और साथ साथ जो चैलेंजेस और जो रिस्क हैं उनको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसा कंक्लूजन रहेगा। तो ये हमारा एक प्रॉपर आंसर रहा। क्वेश्चन ने पूछा, हम लोग ने देखा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा उसका, फिर बॉडी में क्या क्या उसका होना चाहिए, 2 पार्ट थे, सिंपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो हम लोगों ने लिखा, और फिर इसका वे फॉरवर्ड बताया, और उसके साथ साथ फिर हम लोग ने आपका 2 लाइन का सिंपल कंक्लूजन। ये हमारा आंसर इस टाइप का होना चाहिए। तो आज हम लोग अपना आंसर राइटिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चन कि केवल आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, आंसर राइटिंग के साथ साथ हम लोग ये भी बता रहे हैं कि जो कंटेंट आप लिखोगे वो कहाँ से लाओगे, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन जरूरी था, वो पूरा आपको बताया गया, और फिर समझाया गया कि 2 लाइन में कैसे आप को लिखोगे। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ऑब्वियसली आप ये एक मॉडल आंसर टाइप का समझ लीजिए, लेकिन आपको अगर इसमें 50% भी आप रिटेन करके लिखते हो तो आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। 10 में से 5 से ज़्यादा मिलेंगे, 5.5 से 6 मार्क्स मिलेगा अगर आप इसका 40-50% जितना मैंने पढ़ाया है इसको लिख दो। तो आंसर राइटिंग ऐसे की जाती है। तो आज हम अपना आंसर राइटिंग का सेक्शन यहीं पर खत्म करते हैं, और अगली बार हम लोग 2024 का एक और क्वेश्चन ऐसे ही लेके फिर से मिलेंगे।